बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें न सिर्फ सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका बल्कि कनाडा की कंपनियों ने भी इसमें शिरकत की और इसमें चारों सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे और ये दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज जो है इस बात को इंश्योर कर रही है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो दिया जाएगा इन सरमायाकार कंपनियों को और उनका सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ यकीनी बनाई जाएगी। आज आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी खिताब किया और इस बात को उन्होंने बताया दुनिया को कि पाक फ़ौज हुकूमत के साथ एक ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म पे काम कर रही है, उसको यकीनी बनाया जाएगा जिसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी और सरमाया का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम देखें सियासत की सूरत हाल, तो आज अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकातों का दिन था और उनकी बहनों की मुलाकात भी करवाई गई, लेकिन बाद में हमने देखा कि पुलिस के साथ पुलिस चौकी पर मुठभेड़ हुआ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि अलीमा खान समेत जो बाकी बहनें हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमद रज़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और जो बाकी कारकुन हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने तोड़ फोड़ की। इस पर बात करेंगे और जो खबरें आ रही हैं ढील की कि आदम स्वाति साहब जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि उन्हें मैंडेट दे दिया है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कि वो जब भी चाहे जिससे भी चाहें बात करें, कि बात आगे निकलें और बात भी करनी है फ़ौज के साथ, इस्लामिक के साथ। क्या वाकई ही ये चीज़ें चल रही हैं या सिर्फ जो है वो रेलिवेंट रहने के लिए ये सारी खबरें फैलाई जा रही हैं? इससे बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में कौसर काज़मी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बात का। और हम फिर बात करने जा रहे हैं अली बुखारी साहब से भी। अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। अली बुखारी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। कौसर काज़मी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट जो फोरम है उसका आज इनेकाद किया गया, मादनियात पे जो है बात की गई और सरमायाकारी भी बात की गई। कितना अहम ये फोरम था और कितनी अहम ये कॉन्फ्रेंस है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बलोच साहब, बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत बिल्कुल भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो हमारे बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान में मदऊ किया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए राहें हमवार की जाएं, जो सिक्योरिटी के इशूज हैं उनमें उनको एतमाद दिया जाए। तो बिल्कुल ये उसी की एक कड़ी है कि आज बड़े बड़े ममालिक के जो लोग हैं वो वहाँ पे आपको नजर आए, आर्मी चीफ वहाँ पे नजर आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नजर आए। जो हमारा दावा था खासकर PMLN का कि इन्वेस्टर्स के लिए राह खोल रहे हैं, आज अमली तौर पर उसका आपने नमूना देखा। देखिए, तरक्की पजीर ममालिक के अंदर इस तरह के मामलात, माइंस एंड मिनरल की जहां तक बात की जाती है, हमेशा ये छुपे हुए खजाने होते हैं। आपको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको निकाला जाता है। इस तरीके से अगर दुनिया हम पे एतमाद कर रही है और हम पे जो सिक्योरिटी के खासकर जो बेसिक इशू था वो यही था, तो उसके हवाले से उनको भरपूर तरीके से एतमाद दिया गया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अहम दिन है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कई ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए। बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी काज़मी साहब। लेकिन आज एक अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस से हट के आगे चलें तो सियासत की बात करते हैं, तो आज मुलाकातों का दिन था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ काज़मी साहब, लेकिन वहाँ पे हालात ख़राब हुए और उनकी जो बहनें हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे हालात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे काज़मी साहब? देखिए, मुलाकातें जेल क़वायद और ज़वाबित के तहत कोई इशू नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर ये एक मामला जेल जो मैनुअल उसके तहत ये सारे सिलसिले होते हैं। लेकिन जब आप जमे गफीर लेके आपकी नीयत हो कि आपने धरना देना है और आपने जो आम राय जो गुजरगाहें होती हैं आपने उनको ब्लॉक करना है, अवाम की आमद और रफ्त का जो सिलसिला होता है उसको आपने मुतासर करना है, और फिर जो सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो रास्ते बंद किए जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि जो सरकारी इमलाक होती है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जब आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, फलांगने की कोशिश करते हैं और रियासत के साथ टकराने वाली वो जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और आपको रोका भी
जाएगा। पूरी दुनिया में जो मुजाहिरीन होते हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या दीगर जितने भी ममालिक हैं, वहां पे एक खास जगह पे एहतजाज के लिए मखसूस कर दी जाती है। लेकिन जहां पे पुलिस ब्लॉकेज लगाती है, ब्लॉक करती है रोड्स को, जहां पे बताया जाता है कि यहां तक आपकी एंट्री नहीं है, वहां पे कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उसको सख्ती से रोका जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वहां पे हुआ। देखें, आम आदमी की जिंदगी को आप मुतासर नहीं कर सकते। एहतजाज आपका जमहूरी हक है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे इस तरह का रद्द अमल बिल्कुल आएगा। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि शायद कोई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से कोई बैकडोर रब्ते शुरू हो गए हैं। आजम स्वाति साहब जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि उनको मैंडेट मिल गया कि बातचीत करें। वो भी बातचीत भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई है कोई ऐसी कोई चीज़, कोई बैकडोर रब्तों की कोई इतलात है कोई? देखें, बलोच साहब, एस्टेब्लिशमेंट ने तो बार बार इनको कहा कि आपको बिल आखिर सियासी क़यादत से बात करनी होगी। उनका जो गैर सियासी किरदार है इसको तस्लीम करने से इनकार रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब खान साहब जो डट के खड़ा कप्तान वाला बयानिया था वो तो जमीन बोस हो गया। सवाती साहब ने एक बार नहीं 2 बयान जारी किए। एक में उन्होंने कहा कि खान साहब ने जब कहा था कि आप बात करें राजदाराना तौर पर, और मैंने किसी के उस्ताद के जरिए राब्ता किया, वहां से इनकार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट टास्क दे दिया गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। नहीं मान रहे बात तो पीटीआई के वो जो यूट्यूबर्स हैं वो नहीं मान रहे, क्योंकि एक कल्ट में मुब्तला तबका है जिनके जहन में एक शख्सी खुदा बनाया गया है कि कुछ हो जाए इमरान खान बात नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। वो डट के खड़े हुए हैं, वाह क्या बात है, वो फलां का बेटा नहीं मान रहा। ये सारा एक बयानिया था, उसको तो बिल्कुल वो पिट गया जब आजम सवाती की स्टेटमेंट सामने आती है। तो हुकूमत से जहां तक मुज़ाकरात की बात है जी, जब हुकूमत बात करेगी तो खुलेआम बात करेगी, बिल्कुल पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको बार बार शटअप कॉल दी जा चुकी है। अब ये जिद है कि किसी तरीके से हमारी बात हो जाए। जहां तक हुकूमत को अर्दली कहते थे, बेइख्तियार कहते थे, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। बिल आखिर आना इनको हुकूमत की तरफ है, लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत के पास नहीं आ रहे ना। वो ये कह रहे हैं कि हमने हुकूमत के पास नहीं जाना। अली बुखारी साहब, आप सब बताइएगा कि आज मुलाकातों के दिन के मौका पर जो है वो कोई वहाँ पे हालात ख़राब हुए। जैसे अलीमा खान ने कहा था कि हम धरना देंगे जेल के बाहर, और कारकुन भी इकट्ठे हुए, वहाँ पे कोई पथराव भी हुआ, कोई गिरफ्तारियाँ भी हुई और उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या हालात हैं वहाँ पे? क्या कोई धरना वगैरह दिया गया था या क्या सूरत हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आप रोज साहब आपका। तो सब देखें, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो इंटैक्ट है, या गवर्नमेंट ने उसको किसी जगह चैलेंज किया हो, या वो सेट असाइड हुआ हो, या उसको जगह कोई नया ऑर्डर आया हो, तो फिर तो हम कहते हैं चलो यार कोई नया ऑर्डर हुआ है जिसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम है, या जिसको एग्जीक्यूशन के अलावा वो इसकी ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई या नहीं की गई। सो उसमें सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक SOP तय हुई थी जिसके तहत मंगल को और जुमेरात को 2 दिन इमरान खान साहब से मीटिंग्स तय हुई थी। उसके अंदर जो है उस टाइम के जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस और गुल हसन औरंगजेब दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके ऊपर गुल हसन औरंगजेब साहब की जजमेंट आई थी। वो ये थी कि मंगल वाले दिन जो है वो वकला की मुलाकात होगी और घर फैमिली मेम्बर्स की होगी, और जुमेरात वाले दिन जो है वो फ्रेंड्स की मुलाकात होगी, जेल मैनुअल के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक। जी ठीक। अब आपने देख लें कि नवंबर के बाद से कोई फ्रेंड्स की मुलाकात नहीं हुई। नवंबर के बाद से आज तक 4 महीने गुजर चुके हैं, और जो फैमिली है उसकी मुलाकात भी कई दफ़ा हुई और कई दफ़ा नहीं हुई, और पिछले काफ़ी अरसे से आपने देखा कि नहीं हो रही। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन जो हर कैदी का हक है उसको दिया जाता है, उसमें मेरा नाम भी था, मुझे भी नहीं जाने दिया गया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं जाने दिया गया, नहीं जाने दिया गया सलमान अकबर राजा साहब को, और 3 बंदों को अंदर भेज दिया गया जी। ठीक है जी। अब बात यह है कि वालेशन जब होगी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, और पंजाब हुकूमत मुझे तो समझ नहीं आती काहे की हुकूमत है, ये किस चीज़ की तारीफ़ें करते हैं, कौन सा ये लॉ एंड ऑर्डर इनके पास पोजीशन है, कौन सा इनके पास लॉ एंड जस्टिस की डिपार्टमेंट है जो ये खुद ही सुल्तान रही बने हुए हैं और गंदारसा लेके खड़े हो जाते हैं हर जगह, और जो इनकी पुलिस है वो इनकी जो है वो बांदी बनी हुई है, वो सरकार की मुलाजम है, वो पब्लिक एक्सचेकर के आपके मेरे पैसे से उसको तनख्वाह दी जाती है, वो कोई किसी गाँव के वडेरे चौधरी की बल्कियत तो है नहीं। हालात खराब करने की वहाँ पे
जेल के बाहर और मुलाकात क्यों नहीं करने दी? जेल सुप्रीडेंट को गवर्नमेंट बैठे, ईशा साहब बैठे हुए हैं, बुलाएं, उसको इंक्वायरी करें और जो सुप्रीडेंट जेल है उसको मुअत्तल करें, डीआईजी को मुअत्तल करें ना, पता चला कि इंसाफ के तकाज़े पूरे कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करते तो हम तो ये सरेआम कह रहे हैं कि जी आपकी मिली भगत है, आपने करवाया है, आपने पिंड के चौधरी बन गए, रायबन के चौधरी हणी बैठ गई है वहाँ बन के, और वो कानून की धज्जियाँ उड़ा के जो है वो हर चीज़ को बुलडोज करते जा रही है। और आप लोगों की तो इतनी औकात नहीं है कि आप बोल सके उसके सामने, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको पार्टी से बगैर सुने वो उठा के बाहर मार दिया जाएगा। सो आप कोई ऐसा तरीकाकार होता है जिसको फॉलो किया जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बलोच साहब जिसको फॉलो की जाती है। आप जब रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो नहीं करते, आपने कानून से अपने आप को बालातर रखा हुआ है। वो एक मूवी होती थी ना अनटचेबल, इन्होंने अपने आप को अनटचेबल समझा हुआ है, तो अनटचेबल का अंजाम बड़ा भयानक होता है। लेकिन इसका मतलब ये यही काटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैकडोर राब्तों की खबरें थी वो खत्म हो गई हैं। देखिए बैकडोर राब्ते इनसे तो कभी हुए नहीं ना बलोच साहब, ये तो इस काबल भी नहीं है। इनसे क्या आप बताएं ना, जो खुद फार्म फोर्स से हमसे क्या बैकडोर, मुझे मैंडेट दिया कि मैं फौज से बात करूं, तो इस इनका क्या लेना देना उसके अंदर? ये तो बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं, ये तो किसी को कहते हैं ना दूसरों की लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये बीच में बेनिफिशियरी फॉर्म 47 के तहत इनका कुरान निकला हुआ, तोते ने कुरान निकला है और ये बैठे हुए हैं। अदरवाइज तो कल ट्रिब्यूनल केस खोल दे तो सारे के सारे फारग हो जाएंगे। ये बेचारों की तो इनकी तो पोजीशन ये है कि ये तो जी सर कहने वाले हैं, इनके पास तो इतनी वेलोसिटी नहीं है, इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, इतनी इनका मोमेंटम नहीं है, इतना इनके पास करेज नहीं है, मोरल करेज नहीं है, सोशल करेज नहीं है कि खड़े हो कह सके नहीं जी ये गिलास पानी से भरा हुआ है। इन्होंने तो सर झुकाना और यस सर करना, क्योंकि इनकी जेब में फॉर्म 45 है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने आना हुकूमत के पास, ये वो कहते हैं। लेकिन ये कौन सी हुकूमत, ये कौन सी हुकूमत है? इनको ये पता नहीं होता कि सुबह 7 बजे जेल से मुलाकात कौन करवा रहा है, इनको ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो बैठ के खाली बैठे हुए और तकरीरें करते जा रहे हैं और प्रोटोकॉल एंजॉय करते जा रहे हैं। इनके अल्ले पल्ले क्या, ये किसी और के स्पोक्स पर्सन बन के बात करेंगे तो बड़ी हैरतज़दा बात होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। उनके अपने स्पोक्स पर्सन अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट नहीं, वो सुन रहे हैं आपकी बात काज़मी साहब, ये तो बिल्कुल चार्जशीट है सर। फैक्ट्स क्यों? देखिए मेरा भाई अली है ना, ये आज जज्बाती हुआ है थोड़ा सा ना, मुझे बड़ा मजा आया बातें सुन के अली। तो बात ये है बलोच साहब के क्यों ना खुशी मनाए हम आज के, जिसको कहा जा रहा था ना एक पेज, वो अमली तौर पे आपको ये माइंस एंड मिनरल के हवाले से जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको नजर आई। हम तो मुल्क के जितने भी इशारे हैं इकोनॉमी के, उनको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे पंजाब में मरियम नवाज के नुस्खे हों या वफाक में मेहनत हो मियां शहबाज शरीफ, वो पूरी कौम को नजर आ रही है। तो अब जहां तक ये बातें कर रहे हैं कि हम बेख्तियार हैं, क्या कमाल की बेख्तियारी नहीं है कि हर शख्स आपको एक पूरे इदारे जितने भी है, पूरा निजाम आपको एक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। अब जब माइन एंड मिनरल्स की बात हो रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई अलीमा खान साहब के मुंह से सुनते हुए कि भाई ये होल्ड पे कर दें जो माइन एंड मिनरल एक्ट है हमारा केपी का, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता। तो ये बात अब मैं फिर कहूंगा कि इनके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बहुत ऊपर सोचते हैं उसको। जहां मुल्क की बेहतरी की बात होती है वहां पे ये झूठ और बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। भाई इनके इख्तियार में कुछ नहीं। अगर हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, जिनके पास आप जाते हैं, जिनको आप मुख्तार कुल समझते हैं, वो तो आपको बार बार रद्द कर चुके, वो तो बार आपको शटअप सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन आपका जो कॉल ऑफ फेल है उसमें बहुत शदीद किस्म का काज़मी साहब एक और चीज आ रही है कि जिन खवातीन को हिरासत में लिया गया था, पुलिस कह रही है कि आप घर जाएं, वो कहती है कि हमने गिरफ्तार होना है। वो पुलिस वैन में बैठी हुई है, पुलिस कहती है कि उन्हें नीचे उतरे हैं, घर जाएं, वो कहती है कि हमने नहीं घर नहीं जाना, हमने आपके साथ जाना है। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है काज़मी साहब, फिर बात करते हैं कि इन खवातीन का आखिर बनेगा क्या, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनों को गिरफ़्तार करने की खबरें थी वो भी अब दम तोड़ गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि आप लोग घर जाएं, वो कहती हैं कि हमने आपके साथ जाना है। तो ये पुलिस और ख़वातीन के दरमियान मामला चल रहा है। अली बुखारी साहब, ये तो मामला खैर चलता रहेगा। जो ख़बरें केपी से आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं कि आपका जो स्पीकर केपी है उसके खिलाफ कट्टे खुल गए हैं, बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो झगड़ा साहब के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ। तो कोई चीज़ सामने आ रही है, कोई इस अकाउंटेबिलिटी जो कमेटी है कार्रवाई करेगी या लोग रिजाइन कर जाएंगे? नहीं, बात बड़ी सिंपल सी है जी। हमारी पार्टी तो तहरीक इंसाफ है जी, और उसका काम ही जो है वो अकाउंटेबिलिटी करना है।
और लोगों को जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करना है। और हम अपने अंदर भी यही चीज़ करते हैं, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं। आपने देखा होगा कि हमारी अपनी जब गवर्नमेंट थी तो हमारे सीनियर तरीन जो मिनिस्टर थे अलीम खान साहब, जब उनकी बात आई तो इमरान खान साहब ने कहा जाएँ जी। हमने देखा था कि बाबर अवान साहब पे जब इशू आया रेंटल पावर के अंदर तो उनको पहले रिज़ाइन कराया गया और रिज़ाइन करके उन्होंने जो है अपने आप को पेश किया और कोर्ट से बरी हुए। वो बरी होने के बाद दोबारा उनको पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया। इसी तरह जो है हमने जब देखा है आपने कि जब जहांगीर तरीन साहब थे हमारी पार्टी के मेन लीडरशिप में थे, जब उन पर बात आई उन्होंने भी अपना आप क्लियर किया और उसके बाद वो जो है आना शुरू हुए। सो मकसद कहने का ये कोई नई बात नहीं है। पार्टियों के अंदर जो है इंसाफ होना चाहिए और जिसके ऊपर एलिगेशन हो, जिसके ऊपर मामलात हो किसी भी किस्म के, उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और ये एक बड़ा खुशाइन अमल है। और अगर किसी के इल्ज़ाम में कोई चीज़ तस्दीक शुदा होगी तो डेफिनेटली वो खान साहब के नोटिस में आएगा और वो रिज़ाइन भी करेगा। और लेकिन जो खबरें आ रही हैं फारूक ब्लॉक की कि काफ़ी सारे लोग जो है रब्ते में हैं, गवर्नमेंट कहती है कि मिल गया हमारे साथ, ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात यह है कि 9 मई भी आया हमने देखा, 26 नवंबर भी आया हमने देखा, 8 फरवरी को फिर भी लोगों ने हर चीज़ रिजेक्ट करके ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं इस्लामाबाद से 50,000 वोटों से। उसके बाद भी मैंने कहा ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये ख्वाहिश ही रह गई कि PTI ख़त्म हो और इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो। सब इकट्ठे हो गए, सब ने मिल लिया, 14 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, लेकिन इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई। यही हकीकत है। सो PTI जो है वो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। PTI वही है जिसको इमरान खान लीड करते हैं। और PTI जो है वो एक आइडियोलॉजिकली पार्टी है, वो कोई खुशामदियों का टोला नहीं है। ठीक है। और हम तो अंदर जाते हैं, खान साहब से ही मुलाकात करते हैं तो अपना व्यू पूरी तरह बताते हैं। इसी तरह रिकॉर्ड भी होता होगा, आप सुन लीजिएगा कि जो जिसके दिल में होता है कहता है जी यूँ नहीं, ये बात है, ये नहीं है, और वो सुनते हैं और उसके बाद जो उन्हें सही लगे उस पर कहते हैं एग्जीक्यूट भी करो, फैसला करते हैं। काज़मी साहब, ये जो खबरें आ रही हैं, मैं अभी पूछा अपना बुखारी साहब से कि कौनी जो KP असम्बली के स्पीकर हैं, अगर होगी तो वो उन्हें घर जाना पड़ेगा। तंबूर झगड़ा के खिलाफ इंक्वायरी खुली हुई है। और जो खबरें आ रही हैं काज़मी साहब के कई आपके लोग कहते हैं कि हमारे साथ रब्ते में है, कोई ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हो रहा है और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया ग्रुप बन जाए। देखिए बलोच साहब, सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने एहतसाब की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की मेरे भाई हदी ने। तो हम भी तो यही कहते हैं ना भाई कि जब इमरान खान पे केस है साबित शुदा 190 मिलियन हो या सोचा ना हो तहत उनको अदालत साबित ये काम कहते हैं, लेकिन वो एक साबित शुदा मामला था तो फिर वो भी अदालत के ही जरिए होगा, वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं होगा। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं तो साबित करें। वो जो हमारी जो आपकी बुशरा बीबी हो गई या उसके हवाले से जितने भी इल्जामात हैं, वो पिंकी गोगी गैंग, वो तो साबित शुदा चीजें हैं ना, तो फिर उनको फारिग करें। आप वो कौमी जो आपका सूबाई असेंबली का स्पीकर है उस पर क्यों जो तलवारें वो नियाम से निकाल दी है? फिर सबको एक ही तकरीर में तोले ना, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो बाकी जो बातें कर रहे हैं, ये खवातीन का आपने सवाल किया, तो ये यही होता है। खवातीन की गिरफ्तारी के हवाले से इनकी सोशल मीडिया पे एक तूफान है, बदतमीजी बरपा होता है कि रियासत जो है बड़ी जालिम हो गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बगाड़ के उस वक्त पेश करने की कोशिश की जाती है जब एक बड़ा अहम दिन आज पाकिस्तान में बैरून इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी बोलने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे जुल्म हो गया। अब आपने कहा, हमारी भी यही रिपोर्ट्स है कि उनको कहा जा रहा है वीडियो अपने घर जाओ, लेकिन वो पजित है नहीं, हमने आपके घर जाना है, क्योंकि उस फुटेज को फिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और हुकूमत को और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाएगा। तो जो खबरें आ रही हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन जाएगा, कोई ऐसी इत्तलात हैं, कोई राब्ते में है लोग? कोई देखिए अभी एक धड़ा नहीं, कोई 8-10 धड़े PTI में बन चुके। अली अमीन इल्जाम लगाते हैं आसिफ खान अली बुखारी से फंस रहे हैं आप दीगर असद कैसर पे। ये जो सारी चीजें वो आपके सामने है। एक धड़ा नहीं, कई धड़े बनेंगे। इनमें एक धड़ा ऐसा भी है तहरीक इंसाफ में, एक धड़ा ऐसा है बलोच साहब जो इनको कहता है भाई वो जो बाहर बैठे लोग हैं उनको समझा दें, उनको बता दें ये रियासत के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा की जाती हैं वो ना करें। अब लेकिन मसला ये है कि इनका सोशल मीडिया तक इनके कंट्रोल में नहीं रहा। तो अच्छी बातें करने वाले और सख्त बातें जो रियासत के खिलाफ, अब ये कई धड़े हैं जो आपको कई फॉरवर्ड ब्लॉग बनते हुए नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ में ये धड़ाबंदी बिल्कुल हो चुकी है।
चलें बुखारी साहब, धड़ेबंदी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और पैराग्राफ 53 ऑफ दैट ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो उनको भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान में एक अकाउंट खुला हुआ जहां पर मलिक रियाज साहब ने पैसे जमा कराने हैं, और हमारी हुकूमत को भी पता था कि उन्होंने वहां पैसे जमा कराने हैं, और एम्बेजलमेंट 1 रुपए की 1 टके की नहीं हुई, जिसकी वजह से आप खान साहब को सजा दे रहे हैं कि 10 साल सजा हो, 14 साल सजा हो। चलें काज़मी साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा बलोच साहब, इशू ये है कि बड़े एहसन तरीके से ना बात को यहाँ से यहाँ मोड़ दिया जाता है और कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। हसन नवाज के हवाले से सबसे पहले आपका एसेट रिकवरी यूनिट ने एक बाकायदा एप्लीकेशन दी थी एमसीए को कि ये घर जो है बिका है 1 हाइड पार्क टू मलिक रियाज, इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें और पूरे तरीके से वहां पे शफाफ तहकीकात होती है। वहां पे कोई साकिब निसार खोसा या इजराजुल एहसन टाइप निगरान जज नहीं बैठे होते जो मन मर्जी के फैसले करें। बड़ी शफाफियत हसन नवाज को क्लीन चिट देने में मदद की मेरे अली भाई की पार्टी ने, वो तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं काली फैसला साहब जैसे कोर्ट में, और बरतानवी अदालत जिसका हवाला दे रहे हैं मेरे अली भाई, वो इमिग्रेशन का केस था अलियास का। वहां पे इमिग्रेशन जज ने ये एक मार्क्स दिए थे कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, नेशनल क्राइम एजेंसी को अकाउंट नंबर इंटेंशनली बुरी नीयत के साथ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे डील हो चुकी थी मलिक रियाज के साथ कि आपने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में भेजना है जो मलिक रियाज के जुर्माने की मद के लिए बनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि वो पैसा 1 टका खर्च नहीं किया गया। भाई रिश्वत कैश में नहीं होती, नवाज़शात कैश पे नहीं लिए जाते, सिर्फ कैश पे नहीं होते। वो जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो हमारी बुशरा बीबी या इमरान खान है वो मुस्तफीद होते हैं। अब जब माल मसरूका जो चोरी का माल है जो बरामद किया गया है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जहां मर्जी खर्च करे, आपको उससे क्या मसला। लेकिन अब मलिक रियाज ने जो जुर्माना देना था वो बिल्कुल अदा करना है उन्होंने, वो वहां पे जीरो, ठीक है ना जी। जब पैसा वहां से वो जीरो से काम शुरू हो गया, वो ही हैज टू पे। मैं इसमें एक ऐड कर दूं, शाह साहब ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, उन्होंने मेरी बात एक्नॉलेज की, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अकाउंट खत्म कर दिया है। आपके काजी फाइज ईसा जो काजी उल कयूद थे आपके, उन्होंने अकाउंट खत्म कर दिया, रजिस्ट्रारों का कि हमें इस अकाउंट की जरूरत नहीं, हम ये नहीं करते। आपकी हुकूमत में आपके चाहने वाले, आपके काजी उल कयूद, आपके माथे के कोई नूर हीरा जो थे, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि आपने खुद प्रूव कर दिया कि 1 रुपए की एम्बेजलमेंट नहीं हुई है। ट्रस्टी की बात की इन्होंने अलकादर की, ट्रस्टी बेनिफिशियरी नहीं होते। आपने रजिस्ट्रार के जिसने रजिस्टर किया ट्रस्ट, जब जिसने सारे के सारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस रखे थे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी। ठीक है, शुक्रिया बुखारी साहब, काज़मी साहब शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे लेने एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो है उसकी बड़ी कामयाबी, आज बड़ा कामयाब फोरम था, बड़ा कामयाब सेमिनार था, जिससे आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी खिताब किया, वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिताब किया। और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकार कंपनियाँ यहाँ मौजूद थीं, उनके साथ एग्रीमेंट किए गए, उनके साथ MOUs जो है वो किए गए। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है 8 और 9 को जारी रहेगी। 9 को भी जो है वो सरमायाकार कंपनियों के जो डेलीगेट्स हैं, जो सरबराहान हैं, वो भी शरीक होंगे और मुख्तलिफ वज़रा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। मसला मौजूद होंगे सरदार यासर इलियास खान साहब, जो कि खुद विटनेस किया इन्होंने सारी कॉन्फ्रेंस को, और आज कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने खुद देखा कि किस तरह जो है वो दुनिया पाकिस्तान की मादनियात में दिलचस्पी ले रही है। उनसे बात करने जा रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप खुद डेवलपर भी हैं, ताजर भी हैं, सरमायाकार भी हैं। बताइएगा, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मुख्तलिफ कंपनियों के हमने देखा कि रैपिडो के जो कंपनी के सरबराह हैं वो भी मौजूद थे, और बाकी लोग भी चाइना से, रशिया से लोग आए हुए थे। कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है सरदार साहब ये? मैं समझ रहा हूँ बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी, और वो खुशाइन मौका है पाकिस्तान के लिए। ऐसा सेगमेंट है, ऐसा हमारे पाकिस्तान के लिए एक एरिया है जिसको अनएक्सप्लोर रखा कई सालों तक, क्योंकि हालात इस तरह के थे, आपको पता है, डायनामिक्स पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। फाइनली हम उस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है। टोटल जो पाकिस्तान की लाइबिलिटी है 130 बिलियन के करीब है, ऐसे ही। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के रिजर्व्स देखें तो हमारे पास ओवर $10 ट्रिलियन के करीब रिजर्व्स हैं। तो ये तो आपके जो असासे हैं, दे फार आउटवे द लायबिलिटीज।
पीनट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये राइट टाइम पे हमने हाईलाइट किया, और ऐसे टाइम पे जब आपको पता है कि एक नेगेटिव एलिमेंट भी है, एक सेंटिमेंट भी है आफ्टर द ट्रेन अटैक, तो उसके बाद ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा दुनिया को कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेबल नेशन, पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर हैड। और इंटरनेशनल फोरम पर हमने इसको रखा क्योंकि हमारे पास जितने यहाँ पे आए हुए थे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सप्लोर करने के लिए जो कंपनीज थी, कैनेडा की वहाँ प्रेजेंस थी, अफ्रीका की वहाँ प्रेजेंस थी, मिडल ईस्ट में सऊदीया की प्रेजेंस थी, वहाँ पे सारे मेन ममालिक वहाँ पे मौजूद थे। एंड जो बैरिक गोल्ड के साथ MOU फाइनलाइज हुआ है, इज़ अ कैनेडियन फर्म और बहुत बड़ी फर्म है। हम कलेक्टिवली $5.5 बिलियन की बात कर रहे हैं जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इंशाल्लाह 2028 तक इनकी फर्स्ट प्रोडक्शन भी आ जाएगी। तो इट्स नॉट कि हम अगले 10 साल की बात कर रहे हैं, जस्ट इमीडिएट। लेकिन पाकिस्तान के पास जो ओवरऑल कैपेसिटी है, रिजर्व्स हैं इस सेक्टर में, मैं समझ रहा हूँ कि वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस ऑन अ नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल। पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है 8 लाख के करीब, उसमें से 6 लाख में आपके पास 92 किस्में हैं मिनरल्स की, जिसमें 5000 के करीब माइंस ऑलरेडी ऑपरेट हो रही हैं। आप 50 के करीब मिनरल्स को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन आपके GDP में। अब इसके साथ जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है उसमें हमें पता है कि 55% कवरेज है। इस साल के एंड तक हमें एश्योरिटी दी गई है कि 100% कवरेज हो गया, हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सी जगहों पे कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, और ये डाटा इन कंपनीज के साथ शेयर किया जाएगा क्योंकि नेचुरली इसमें इन्वेस्टमेंट है। एक जगह कोई कंपनी इवन अगर वेल के लिए हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, उनके लिए $5 to 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, साइजेबल इन्वेस्टमेंट। तो हम अपने एंड पे भी उनको एश्योरिटी देंगे कि इन जगहों पे ये आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑलरेडी ग्लोबली नोन है, पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं कि सेकंड हाईएस्ट सॉल्ट माइंस आपके पास रिजर्व्स यहाँ पे मौजूद हैं, गोल्ड की और कॉपर की 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आपके पास अवेलेबल हैं। सो पाकिस्तान इज अ गोल्ड माइन। लेकिन देखिए आज एक और बड़ा मैसेज गया सिद्धार्थ साहब, हमने देखा कि चारों वज़ीर आला मौजूद थे यहाँ पे, CM GB जो है वो मौजूद थे यहाँ पे, आर्मी चीफ यहाँ मौजूद थे। तो दुनिया ने देखा कि सारी जमातें, सारे सूबे वफाक जो है वो सारे खड़े हैं, ताकि देखें ना, खदशा होता है सरमायाकार को कि मैं जाऊँगा, मेरा सरमाया महफूज है नहीं है, इन्वायरमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज साबित हो गया कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, पूरा मुल्क एक पेज पे है और हम सब एक कौम है और एक कौम बन के हमने साबित किया। आज इस फॉरम पे सबने देख लिया और इंटरनेशनली ये मैसेज जाएगा कि सब अलाइन है एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए कि पाकिस्तान हमारे लिए प्रायोरिटी है। नेशन कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स अबव ऑल एल्स। और आई थिंक इसका आगे आप रिजल्ट देखेंगे आने वाले महीनों में, ना सालों में, आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट्स को मटेरियलाइज होते हुए आप यू विल सी इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए जो आपके साथ रोजगार अटैच है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हम तकरीबन 3 लाख लोग इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मिनरल्स के साथ माइनिंग में डिफरेंट सेक्टर्स पे एम्प्लॉयड हैं। हम देखें यूनिवर्सिटीज़ जैसे न्यूटेक जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों को इस साइड पे लेके आ रहे हैं ताकि अंडरस्टैंड करें कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। हम वो टैलेंट लोकली प्रोड्यूस करेंगे बजाय से कि इंपोर्ट करें वो टैलेंट। हम इन कंपनीज आएंगी लेकिन उनके पास लोकल ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो। आपको खुद पता है कि 50% जो आपकी आबादी है इज द एज ऑफ 35, तो उसको हमने यूटिलाइज करना है, चैनलाइज करना है। तो इस सेक्टर में हमको अब एजुकेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे कोर्सेज करवा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ बैरिक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के साथ 5 से 7 हज़ार इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। और फिर देखें जो रोजगार वो भी तो लोकली मिलेगा ना, अगर चागी के में काम हो रहा है या बलूचिस्तान में काम हो रहा है तो बलूचिस्तान के लोग काम करेंगे, खुशहाली आएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे। और आज कमिटमेंट की गई है कि इसमें CSR का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लोकल लोगों को वहाँ पे बेहतर वसाइल मिलेंगे, बेहतर रिसोर्सेज दी जाएंगी, वापस कम्युनिटी के ऊपर पैसा लगाया जाएगा। और पाकिस्तान के पास इसमें कैश फ्लोज की हम बात करेंगे, लुकिंग एट अबाउट 100 बिलियन के करीब हम बात करें, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो ये सारा पैसा पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान इज गोइंग टू ग्रो विद देम। ये आज आर्मी चीफ ने भी सर खिताब किया, आप मौजूद थे वहाँ पे, आपने सुना खिताब और दुनिया ने भी देखा कि उन्होंने कहा जी कि हम एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको यकीनी बनाएंगे कि जो लोग आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए, जो लोग आ रहे हैं उनका जो सरमाया है वो सिक्योर हो, और जो उनका इन्वायरमेंट है वो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एरिया की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ बलूचिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब मिनरल्स की आप बात करते हैं, दे आर स्कैटर्ड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। आपके पास एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है साउथ से लेकर नॉर्थ तक। अगर आप बलूचिस्तान से हट के देखें, पंजाब में भी मिनरल्स हैं, हिमालयन बेल्ट आप देख लें, आपके पास हिमालयन सॉल्ट अवेलेबल है, KP में जेमस्टोन्स अवेलेबल है, हमारे पास AJK में जाए तो वहाँ पर भी जेमस्टोन्स अवेलेबल है। तो अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो एलिमेंट है वो सिर्फ चंद एरियाज में है, नॉट द होल ऑफ पाकिस्तान के पूरे मुल्क तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जिन जगहों पे अगर सिक्योरिटी के उनको खदशात हैं या इश्यूज हैं, आर्मी चीफ वाज वेरी वेरी क्लियर। उनका जो उन्होंने नरेट किया मैसेज को कि द एंटायर कंट्री इज ऑन वन पेज और आर्म फोर्सेस विल गिव यू कंप्लीट बैकअप। एक जो एक सिक्योरिटी का एक इनसिक्योरिटी कोई फील करता है, किसी भी लिहाज से इनसिक्योर फील करता है, तो इन्होंने क्लियर कर दिया आज के वी आर ऑन वन पेज एंड विल गिव यू फुल बैकअप वेयर यू नीड इट। तो हम आपके साथ हैं यहाँ पे। उनके वहाँ मौजूद रहने का एक बहुत बड़ी रीअश्योरेंस मिली है। उन्होंने खुद मौजूद थे और उन्होंने मैसेज दिया दुनिया को कि फौज भी मौजूद है, सूबे भी मौजूद हैं और वफाक भी मौजूद है। सिद्धार्थ साहब, पॉलिसी बड़ा मैटर करती हैं। हमने देखा कि कोई 8 वो बता रहे थे मिनिस्टर पेट्रोलियम के, कोई 8 किस्म के एक्ट हैं।
इस वाले से कोई 6 किस्म की पॉलिसीज़ हैं, कोई मोर देन 36 किस्म के रूल्स बनाए गए हैं, जो कोई 1932 का रूल जो है हो रहा है, कोई 1949 का हो रहा है, तो इसको भी तो चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक कि उस पर भी काम हो रहा है। देखें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिवाइज भी कर रहे हैं। आज उन्होंने बताया भी मैकेंजी के नाम से एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया है, एक और यूके की फर्म हायर किया है। इंटरनेशनल जो जुरिस्डिक्शंस हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं माइनिंग मिनरल्स पे, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस को रेप्लिकेट करके हम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ जाए। और 1960 के आपने देखा है कवानीन बने हुए जिनको आज रिवाइज किया जा रहा है क्योंकि वो आज अप्लाई नहीं होते, ना वो हमें सूट करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से सेंट्रलाइज किया जा रहा है प्लेटफॉर्म को। SIFC को उन्होंने कहा कि हम सुपरपोज कर रहे हैं अपने आप को ऑन ऑल जुरिस्डिक्शंस के, कहीं भी अगर कोई बॉटलनेक हो उसको सुपरसीड हम करेंगे ताकि फैसिलिटेट किया जाए कि इन्वेस्टर के लिए सबसे कीमती चीज़ है वक्त नहीं होता कि हम जाके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में फंसे। तो आज ये वाज़ेह तौर पे नेशनल लेवल पर ने अनाउंस कर दिया कि किसी भी लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 विंडो होगा। देखिए अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देख लें पाकिस्तान के, आज अनाउंस भी किया गया कि पाकिस्तान में पॉलिसी रिविजन की बेस के ऊपर पिछले 2 साल में कितना चेंज आया है। सिर्फ 1 साल में आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट देख लें, 71% ग्रोथ हुई है, 47,000 पॉइंट्स ग्लोबली। किसी स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिसने पाकिस्तान ने किया। एक कॉन्फिडेंस वापस हम देख रहे हैं। रिजर्व्स अपने देख लें कि 15.5 बिलियन पे पाकिस्तान के रिजर्व्स पहुंचे हुए हैं। इन्फ्लेशन लोएस्ट है पिछले 7 से 8 सालों में, हम 1.5% पे आ चुके हैं। दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट कि पाकिस्तान वापस रिकवरी की तरफ जा रहा है। आपके जो करंट अकाउंट सरप्लस है $680 मिलियन की हम बात करें, साइजेबल अमाउंट। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर हमें ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और रिकवरी नजर आ रही है। सो इकोनॉमिक रिकवरीज इन पाइपलाइन ऑलरेडी। देखें ना, ये मदनियात हैं, आगे टूरिज्म है, आगे ज़राअत है, आगे जो है एग्रीकल्चर है, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये ऐसा जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी। सिद्धार्थ साहब, एक और बड़ी बात कि जब ये मदनियात आपकी एक्सप्लोर होंगी, काम यहाँ पे होगा, तो फिर तो कोई IMF नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी चीज़ें। अभी अलमिया यही है कि हम बार बार जो कहते हैं महंगाई क्यों है, क्योंकि IMF की वजह से टैक्सेस ज़्यादा है हमारे ऊपर। हम टैक्सेस ज़्यादा क्या करते हैं, फैक्ट्रीज अपने प्रोडक्ट महंगा खरीदती हैं। अगर मेरे ऊपर प्रॉपर्टी में टैक्स आएगा, मेरी प्रॉपर्टी महंगी होगी, तो हर लिहाज से हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी, मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, रोज़गार वैसे ही क्रिएट होगा। लेकिन हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए कम हो जाएगी, यूटिलिटी कॉस्ट हमारे लिए कम हो जाएगी। तो IMF के प्रोग्राम से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये आज हमें करना पड़ेगा, इमीडिएटली हमें करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क में वापस सुकून मिल सके, हमें एक आम आदमी को खुशहाली मिल सके जिसका वो ख्वाब देखता है, और IMF के प्रोग्राम से निकलने साथ ही हमें मिलेगी। सही है। तो सिद्धार्थ साहब, यहाँ पे अगर हम देखें, यूथ की बात की, आज आर्मी चीफ ने बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, यूथ किस हद तक अपना रोल प्ले कर सकती है। जैसे आर्मी चीफ ने बताया कि हमने कोई 27 तलबा भेजे हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए कि वो तरबियत लेके आएँ और यहाँ पे जो मिनरल कोई एक्सप्लोरेशन है वो उस पर अपना रोल प्ले करें। तो यूथ को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और यूथ को एवेन्यूज एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसको मैं कहता हूँ करियर काउंसलिंग। आप करियर काउंसलिंग लें और उन लोगों से लें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, इंडस्ट्री के साथ आप अपने लिंकेज इस्टेब्लिश करें। आप जाके पता करें कि अगले 10 साल किस चीज़ की डिमांड है। आज मोस्टली आपको लड़के मिलते हैं, चाहे वो शहर में हो या रिमोट एरियाज में, KP में होंगे, आज़ाद कश्मीर में होंगे, वो कहते हैं हमने MA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है। ज़रूरत नहीं है। आज जो डिमांड है वो IT की डिमांड है, हमें स्किल की डिमांड और टेक्निकल स्किल की डिमांड है। देखिए, हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, और हमें बच्चे चाहिए जो कि क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हो, जो कि डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करते हो, जो कि ऑनलाइन ये जो मेटावर्स पे हम काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन पे हम काम कर रहे हैं, आपको पता है सारा वर्चुअल हो रहा है, उस पर हमें ज़रूरत है। सिमिलरली साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं माइनिंग मिनरल्स की, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, अगर उस पर फुल कैपेसिटी में हम जाएँ, जो कि 10 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, और ग्लोबली मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ग्लोबली करंट जो मार्केट वॉल्यूम है 2.8 to 3 ट्रिलियन की हम बात करें, एनुअल ग्रोथ 4% है। पाकिस्तान का अकेला आप समझे कि एक दुनिया के बराबर है। 10 ट्रिलियन की हम बात करें, तो अगर बच्चे आप आ रहे हैं इस तरफ, वी नीड मोर साइट इंजीनियर्स, वी नीड मोर साइट सर्वेयर्स, वी नीड जियोलॉजिकल सर्वेयर्स। इसके लिए पाकिस्तान में आपको वो ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन आपको लेने की जरूरत है। आपके पास ऑलरेडी देखें इदारे काम कर रहे हैं, FWO काम कर रही है, और भी इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन वी नीड टू गेट मोर रिसोर्सेज। देखें इतनी ज़्यादा आबादी है, अगर इनको आप गाइड नहीं करेंगे तो ये टैलेंट ज़ाया होगा, ये वेस्टेड है। टैलेंट वो हो, वो डिग्री आपके पास हो कि रोजगार आपके पास आए, नौकरी आपको ढूंढे, बजाय इसके कि आप नौकरी के पीछे जाएं। लेकिन ना लोग बाहर जाते हैं, कोई डंकी लगा के बाहर जा रहा है, कोई लाखों अपने जेवर बेच के बाहर जा रहा है, ज़मीन बेच के बाहर जा रहा है, और लोग डूब रहे हैं वहाँ बाहर जाके। तो ये खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स, देखें जो इज्जत आपको अपने मुल्क में मिलती है, जो पहचान आपको अपने मुल्क में मिलती है, ये बाहर नहीं मिल सकती। हमें ज़रूरत ही नहीं है बाहर भेजने की, वो सारी डिमांड पाकिस्तान में अवेलेबल है। देखिए, मेडिकल की अगर बात की जाए तो कितने कम डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, डिमांड के अगेंस्ट कितने ज़्यादा पेशेंट और डॉक्टर्स कितने कम है, अस्पताल कितने कम है। तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें साइंटिस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, हमें उन लोगों की ज़रूरत, इंजीनियर्स की, हमें चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, सिविल इंजीनियर्स हो, उनकी यहाँ ज़रूरत है। कितनी डेवलपमेंट हो रही है इस मुल्क के अंदर, हमें प्रोफेशनल लोग नहीं मिलते। अगर इवन लिफ्ट इंजीनियर्स की बात करें, बेसिक चीज़ है, वो आपको यहाँ नहीं मिलते, हमें दुबई से मंगवाने पड़ते हैं। तो सारी डिमांड इज देयर इन मार्केट, लेकिन हमारे पास टैलेंट अवेलेबल नहीं है। ये टैलेंट है लेकिन ट्रेन नहीं है। तो एक जो
हीरा है उसको तराशने के बाद उसमें चमक आती है। तो ये सारे हीरे हैं, इनको तराशने की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, और ऐसे लोग चाहिए। सिद्धार्थ साहब आपकी बात ठीक है कि जो यूथ को, जो तुलबा को गाइड कर सकें कि डिमांड किस चीज़ की, आपने एम ए किया हुआ है या BA किया हुआ है या तालीम है आपके पास, लेकिन स्किल नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं होता। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।